जाति का विनाश। एक व्याख्यान जो दिया नहीं जा सका 1936 भाग 2 का शेष भाग आज देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखने से अच्छा है कि वीडियो को नहीं देखना। अगर वीडियो देखना ही है तो तब देखें जब आपके पास समय हो। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में प्लेबियंस को कुछ हासिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। प्लेबियंस को कभी एक ऐसा प्लेबियन कांसुल नहीं मिला जिसे एक मजबूत आदमी कहा जा सकता था और जो पेट्रिशियन कांसुल के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम कर सकता था। सामान्य प्रक्रिया में प्लेबियंस को एक मजबूत प्लेबियन कांसुल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव प्लेबियंस के एक अलग मतदाता मंडल द्वारा किया जाता था। प्रश्न यह है कि वे अपने कांसुल के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत प्लेबियन हासिल करने में क्यों विफल रहे। इस सवाल का उत्तर यह उद्घाटित करता है कि धर्म आदमियों के दिमाग पर कितनी मजबूती से राज करता है। समस्त रोमन समुदाय के बीच यह एक स्वीकृत आस्था थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों पर तब तक अमल नहीं कर सकता था जब तक डेल्फी की आकाशवाणी न हो कि वह देवी को स्वीकार्य है। डेल्फी की देवी 33 के मंदिर की व्यवस्था जिनके हाथ में थी, वे सभी पुजारी पेट्रिशियन थे। इसलिए जब भी प्लेबियंस ने एक ऐसे कांसुल का चुनाव किया जिसकी ख्याति एक मजबूत पार्टी मैन और पेट्रिशियंस के विरोधी की थी, अथवा भारत में इन दिनों प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करें तो कम्युनल की थी, हमेशा यही आकाशवाणी हुई कि वह देवी को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेबियंस ने खुशी खुशी खुद को धोखा दिया, क्योंकि वे भी पेट्रिशियंस की तरह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पालन शुरू करे, इसके पहले इस शर्त का पालन जरूरी है कि देवी की मंजूरी मिल जाए, यानी लोगों द्वारा उसका चुनाव पर्याप्त नहीं था। यदि प्लेबियंस ने दलील दी होती कि चुनाव पर्याप्त है और देवी द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी नहीं है, तो वे उन राजनीतिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते जो उन्होंने प्राप्त किए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के मौकों पर वे एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए राजी हो जाते थे जो उनके लिए कम उपयुक्त और देवी के लिए ज्यादा उपयुक्त था, और वह देवी के लिए ज्यादा था। इसका मतलब यह था कि वह पेट्रिशियंस के लिए ज्यादा उपयुक्त था। धर्म को छोड़ने के बजाय प्लेबियंस ने उस भौतिक लाभ को छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। क्या यह नहीं दिखाता है कि धन की तुलना में धर्म शक्ति का उससे बड़ा नहीं तो उसकी टक्कर का स्रोत हो सकता है? समाजवादियों की वैचारिक भूल यह मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, तो भारत पर भी यही नियम लागू होता है, या यही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता था। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये तीनों शक्तियां सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में किसी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इतिहास के किसी चरण में एक प्रमुख हो उठता है तो किसी चरण में दूसरा। यदि स्वतंत्रता ही आदर्श है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंत्रण खत्म हो जाए, तब स्पष्टत इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक ऐसा सुधार है जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों हैं, तब सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक स्वरूप के रूप में स्वीकार करना होगा। इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ समाजवादियों की इस दलील की वैधता लिए कि संपत्ति की समानता ही वास्तविक सुधार है और किसी भी अन्य सुधार के पहले इसका होना जरूरी है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। बहरहाल समाजवादियों से मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है, पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या आप कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं एक प्रमुख समाजवादी नेता द्वारा मेरे एक मित्र को लिखे गए पत्र से एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। इस उद्धरण में वे कहते हैं, जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और दुर्व्यवहार का लेश मात्र चिन्ह भी बचा हुआ है, तब तक मैं नहीं मानता कि हम भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना कर सकते हैं। चूंकि एक समाजवादी आदर्श में मेरा विश्वास है, अपरिहार्य रूप से विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है।
मेरे विचार से इस तथा दूसरी समस्याओं का सच्चा उपचार समाजवाद ही पेश करता है। अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है, क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है? यह कहना कि यह विश्वास काफी है बतलाता है कि इस बारे में समझ का पूर्ण अभाव है कि समाजवाद का मतलब क्या है। यदि समाजवाद एक व्यावहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाला और यथार्थ से कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि समानता में उसका विश्वास है या नहीं। उसके सामने प्रश्न यह होता है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, जो एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है। और इस तरह जुल्म और अत्याचार को यह अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखा जा सके। अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए मुझे यह विश्लेषण करने दें कि समाजवाद को हासिल करने में कौन से कारक शामिल होते हैं। अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति न हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। सत्ता पर कब्जा सर्वहारा ही कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है, क्या भारत का सर्वहारा वर्ग ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्र हो सकता है? इसकी प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजें समान रहें तो यह कार्रवाई करने के लिए उसे एक ही चीज प्रेरित कर सकती है, और वह है यह भावना कि जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है वे समानता और बंधुत्व और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक लोग यह जानेंगे नहीं कि क्रांति के बाद उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले समाजवादी का यह आश्वासन काफी नहीं है कि जाति में उसकी आस्था नहीं है। यह आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव और अधिक गहरी हो, अर्थात व्यक्तिगत समानता और बंधुत्व की भावना से उत्पन्न एक दूसरे के प्रति हमवतनों के नजरिए से पैदा होने वाला आश्वासन। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा, जो निर्धन है, अमीर और गरीब के बीच के फर्क को छोड़कर किसी और फर्क को मान्यता नहीं देता? यदि वास्तविकता यह है कि वे दूसरे फर्कों को भी मान्यता देते हैं, तो अमीरों के खिलाफ कार्रवाई में सर्वहारा वर्ग से किस तरह की मोर्चागत एकता की उम्मीद की जा सकती है? यदि सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता, तो क्रांति कैसे हो सकती है? अगर तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि किस्मत की मेहरबानी से क्रांति हो गई और समाजवादी सत्ता में आ गए, तो क्या उन्हें भारत में प्रचलित एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैं नहीं देख पाता कि जिन पूर्वाग्रहों के कारण भारत के लोग उच्च और निम्न, शुद्ध और अशुद्ध का भेद मानते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से दो दो हाथ किए बिना भारत में कोई समाजवादी राज्य एक सेकंड के लिए भी कैसे काम कर सकता है। यदि समाजवादी सिर्फ अच्छे अच्छे मुहावरों का उच्चारण कर संतुष्ट हो जाना नहीं चाहते, तो उन्हें यह बात माननी ही होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता, वह क्रांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और खुशकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो जाता है, तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मेरे विचार से कोई विवाद नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति से पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता, तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी भी ओर मुंह कीजिए, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं करते, आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही आर्थिक सुधार। चार, जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। यह शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। बचाव करने वाले बहुत से हैं। जाति का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, और अगर श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक आवश्यक लक्षण है, तो तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए वह यह है कि यह सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है।
सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन इस तरह नहीं है कि श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल न हो सके। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि यह ऊंच नीच की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का यह ऊंच नीच का सोपान क्रम नहीं है। जाति व्यवस्था के बारे में इस दृष्टि की आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः स्फूर्त नहीं है, न ही इसका आधार प्राकृतिक रुझान है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता की मांग यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की क्षमता को इस ऊंचाई तक विकसित करें कि वह अपना व्यवसाय चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से निर्धारित कर देती है कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, मूल क्षमताओं के प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसके माता पिता की सामाजिक हैसियत क्या है। एक अन्य दृष्टि से देखने पर व्यवसायों का यह स्तरीकरण, जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, निश्चित रूप से घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होते, उनमें तेजी से और अचानक तब्दीली आती है। इन तब्दीलियों के मद्देनजर व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी ही चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करने की इस आजादी के बिना किसी को भी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाई होगी। लेकिन जाति व्यवस्था हिंदुओं को वह व्यवसाय अपनाने नहीं देगी जिसकी समाज में ज्यादा जरूरत है, अगर वह उसका पैतृक व्यवसाय नहीं है, जो व्यवसाय उसकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है। ऐसा कोई नया काम पकड़ने के बजाय कोई हिंदू भूखों मरता दिख रहा है, तो इसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जा सकता है। व्यवसायों के पुनर्संयोजन की अनुमति न देने के कारण जाति देश भर में दिखाई पड़ने वाली बेकारी के एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। श्रम विभाजन के एक रूप के तौर पर जाति व्यवस्था में एक और गंभीर दोष है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह पूर्वनिर्धारण के रूढ़ सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक दक्षता के बारे में विचार करें तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि औद्योगिक प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई इससे पैदा होने वाली इतनी गरीबी और पीड़ा उतनी नहीं है जितनी यह कि इतने सारे लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हुए हैं जो उन्हें कतई पसंद नहीं हैं। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार विरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते रहते हैं। भारत में बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो हिंदुओं द्वारा निम्न स्तर के माने जाते हैं और इस कारण उन लोगों में विरुचि पैदा करते हैं जो इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन व्यवसायों से बचने और इनसे पलायन करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, जिसका जन्म सिर्फ उस दारुण प्रभाव से होता है जिसका शिकार हिंदू धर्म द्वारा इन व्यवसायों के साथ जड़ दिए गए अपमान और कलंक के कारण इन व्यवसायों में लगे हुए लोगों को होना पड़ता है। जिस व्यवस्था में न आदमी का दिल उसके काम के साथ होता है और न उसका दिमाग, वहां कौन सी दक्षता पैदा हो सकती है। एक आर्थिक संगठन के तौर पर जाति चूंकि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं और रुझानों को सामाजिक नियमों की अनिवार्यता के अधीन कर देती है, इसलिए यह एक हानिकारक संस्था है। 5. जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती। कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था का बचाव करने के इरादे से एक जीव वैज्ञानिक गड्ढा खोद रखा है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य वंश की विशुद्धि और रक्त की पवित्रता को कायम रखना है। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी नस्लों का अंतर्मिश्रण हुआ है। भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। श्री डॉक्टर V.R. भंडारकर ने फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू लोगों में विदेशी तत्व पर अपने आलेख में कहा है कि भारत में ऐसा कोई वर्ग या जाति नहीं है जिसमें विजातीय अंश न हो। लड़ाकू समुदायों, राजपूतों और मराठों में ही नहीं, ब्राह्मणों में भी, जिन्हें यह सुखद भ्रम है कि वे विदेशी तत्व से मुक्त हैं, विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था का विकास जातियों के अंतर्मिश्रण को रोकने या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ। तथ्य की बात यह है कि जाति व्यवस्था का जन्म विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृति का सम्मिश्रण संपन्न हो जाने के बहुत बाद हुआ। यह मानकर चलना कि जाति के भेद वास्तव में नस्ल के भेद हैं,
विभिन्न जातियों के साथ इस तरह व्यवहार करना मानो वे विभिन्न नस्लों के लोग हैं, तथ्यों का बहुत ही गंभीर विकृतीकरण है। पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण के बीच नस्लीय समानता क्या है? बंगाल के अस्पृश्य और मद्रास के अस्पृश्य के बीच नस्लीय समानता क्या है? पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के अस्पृश्य के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के परिया, वहां की निम्नतम मानी जाने वाली जाति, के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुत एक ही नस्ल के हैं और मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के चमार भी एक ही नस्ल के हैं। जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन है। यह मान भी लें कि यह विभाजन नस्लीय है, तो यदि भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतरजातीय विवाहों के द्वारा नस्ल और रक्त का अंतर्मिश्रण होने दिया गया होता, तो इससे क्या नुकसान हो सकता था? मनुष्य और पशुओं में इतनी गहरी भिन्नताएं हैं कि विज्ञान की नजर में मनुष्य और पशु दो अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक नस्लीय शुद्धता में विश्वास करते हैं, वे भी यह दावा नहीं करते कि विभिन्न नस्लें मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियां हैं। वे एक ही प्रजाति के विविध नमूने हैं। इसलिए वे एक दूसरे से यौन संबंध बना सकते हैं और ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसमें खुद बच्चा पैदा करने की क्षमता हो और जो अनुर्वर न हो। जाति व्यवस्था के बचाव में वंशानुक्रम और प्रजनन विज्ञान को लेकर तमाम तरह की वाहियात बातें की जाती हैं। यदि जाति व्यवस्था का गठन सुप्रजन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार हुआ होता, तो शायद ही इस पर किसी को एतराज होता, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच विवेक संगत युग्मता से यदि नस्ल का सुधार होता हो तो शायद ही इस पर किसी को एतराज हो। लेकिन किसी की भी समझ में यह नहीं आ सकता कि जाति व्यवस्था इस विवेक संगत युग्मता का प्रबंध कैसे कर सकती है। जाति व्यवस्था एक नकारात्मक चीज है। यह सिर्फ विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे से विवाह करने पर रोकती है। किसी खास जाति के किन दो व्यक्तियों को परस्पर विवाह करना चाहिए, यह चयन करने का जाति कोई सकारात्मक तरीका नहीं है। अगर जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजन विज्ञान से होता, तब उपजातियों का उद्गम भी सुप्रजन विज्ञान में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी आदमी गंभीरता के साथ यह दावा कर सकता है कि उपजातियों के उद्गम की व्याख्या सुप्रजन विज्ञान से की जा सकती है? मेरे विचार में ऐसे किसी प्रतिपादन के पक्ष में तर्क करना मूर्खतापूर्ण है और इसकी वजह बहुत ही स्पष्ट है। यदि जाति का अर्थ नस्ल है, तब उपजातियों का अर्थ नस्ल में फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उपजातियां अपनी परिभाषा से ही एक ही नस्ल का उपविभाजन हैं। परिणाम स्वरूप उपजातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते की मनाही नस्ल या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती। यदि उपजातियों के उद्गम का संबंध प्रजनन विज्ञान से नहीं है, तो इस दावे में कोई सार नहीं हो सकता कि जातियों का उद्गम सुप्रजन विज्ञान से है। यदि जाति का उद्गम सुप्रजन विज्ञान में है, तो अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है। लेकिन जातियों और उपजातियों के बीच अंतर्भोज पर रोक लगाने का उद्देश्य क्या है? एक साथ बैठकर भोजन करने से रक्त अशुद्ध नहीं होता और इसलिए इससे नस्ल में सुधार या ह्रास नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि जाति का कोई वैज्ञानिक उद्गम नहीं है और जो इसे सुप्रजन विज्ञान पर आधारित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वे एक निहायत अवैज्ञानिक चीज का समर्थन विज्ञान के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब तक हमें वंशानुगतता के बारे में निश्चित जानकारी न हो जाए, सुप्रजन विज्ञान एक व्यावहारिक संभावना नहीं बन सकता। प्रो बेटिसन अपनी पुस्तक मेंडलस प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं के अवतरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुझाता हो कि उनका संक्रमण किसी एक ही प्रणाली से हुआ हो। यह संभावना ज्यादा है कि वे क्षमताएं और शारीरिक शक्तियां, जिनका विकास ज्यादा स्पष्ट दिखता है, किसी एक जातिगत तत्व के बजाय बहुत सारे कारकों से पैदा हुई हों। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजन विज्ञान में था, वर्तमान हिंदुओं के पूर्वजों को वंशानुक्रम के बारे में उस ज्ञान का स्वामी बताना है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक भी वंचित हैं। वृक्ष का मूल्यांकन उसके फल से किया जाना चाहिए। यदि जाति का संबंध सुप्रजन विज्ञान से है, तो इसे मनुष्यों की कैसी नस्ल पैदा करनी चाहिए थी? शारीरिक तौर पर हिंदू तीसरे दर्जे के लोग हैं। वे पिग्मी और बौनी आकार प्रकार में अविकसित और शक्तिहीन नस्ल के हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसके 9/10 हिस्से को सैनिक सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह दिखाता है कि जाति व्यवस्था का आधार आधुनिक वैज्ञानिकों का सुप्रजन शास्त्र नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदुओं के एक विकृत हिस्से के,
जिनकी सामाजिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि वे इसकी शुरुआत कर सकें और जिनके पास इसे अपने से नीची स्थिति के लोगों पर आरोपित करने की शक्ति थी, अहंकार और स्वार्थपरता की अभिव्यक्ति करती है। 6. जाति हिंदुओं को वास्तविक समाज या राष्ट्र बनाने से रोकती है। जाति की परिणति आर्थिक दक्षता में नहीं होती। जाति नस्ल में सुधार नहीं ला सकती, न सुधार ला पाई है। जाति ने सिर्फ एक काम किया है, इसने हिंदुओं को पूर्णतः असंगठित और नैतिक शक्ति से शून्य बना दिया है। जिस पहली और सर्वोपरि बात को अवश्य पहचाना जाना चाहिए वह यह है कि हिंदू समाज एक मिथक है। स्वयं हिंदू नाम ही विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को यह नाम दिया था ताकि उनकी अपनी अलग पहचान बन सके। मुस्लिम आक्रमण के पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता। उन्हें एक सामान्य नाम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें एक समुदाय का गठन होने की प्रतीति ही नहीं थी। अपने आप में हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है, यह जातियों का एक समुच्चय मात्र है। प्रत्येक जाति को अपने अस्तित्व का एहसास है। उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वह बनी रहे। जातियों के संघ का गठन भी नहीं हुआ है। जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा न हो, एक जाति में यह एहसास तक पैदा नहीं होता कि वह दूसरी जातियों से संबद्ध है। दंगे को छोड़कर अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति अपने को दूसरी जातियों से अलग दिखने और रहने का प्रयास करती है। समाजशास्त्री जिसे कहते हैं प्रचार की चेतना, उसका हिंदुओं में बहुत अभाव है। हिंदुओं में एक समुदाय का सदस्य होने यानी हिंदू होने की चेतना नहीं है। प्रत्येक हिंदू में जिस चेतना का अस्तित्व है वह किसी खास जाति का होने की चेतना है। इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि हिंदू न ही एक समाज हैं, न ही एक राष्ट्र। हालांकि बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनका देश प्रेम उन्हें यह स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता कि भारतीय एक राष्ट्र नहीं है, कि वे व्यक्तियों का एक आकारहीन समूह हैं। उनका दावा है कि प्रत्यक्ष दिखने वाली विविधता के भीतर हिंदू जीवन शैली को चिह्नित करने वाली एक मूलभूत एकता है, क्योंकि उन आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में एक निश्चित समानता है जो समूचे महादेश में पाए जाते हैं। आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में समानता जरूर है, लेकिन इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस वजह से हिंदू समाज नाम की कोई चीज है। ऐसा कहना उन आवश्यक वस्तुओं की कुसमझ है जो समाज का गठन करती हैं। भौतिक रूप से एक दूसरे के नजदीक रहने से लोग समाज नहीं हो जाते। जैसे कोई व्यक्ति अन्य लोगों से दूर रहने पर भी अपने समाज का सदस्य बना रहता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों में समानता मनुष्यों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए काफी नहीं है। चीजें भौतिक स्तर पर ईंटों की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित की जा सकती हैं। इसी तरह एक समूह की आदतों और प्रथाओं को, विश्वासों और विचारों को दूसरा समूह ग्रहण कर सकता है और दोनों समूहों के बीच समानता दिखाई पड़ सकती है। संस्कृति का फैलाव प्रसरण से होता है और यही कारण है कि विभिन्न आदिम कबीलों में भी आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों की समानता होती है, यद्यपि वे पास पास नहीं रहते। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि चूंकि उनमें ये समानताएं हैं, इसलिए आदिम कबीले एक समाज थे। इसलिए कि कुछ निश्चित चीजों में समानता समाज बनाने के लिए काफी नहीं होती है। लोग समाज तब बनाते हैं जब उनके पास ऐसी चीजें हों जो उनमें साझा हों। एक जैसी चीजें रखना चीजों की साझेदारी से एकदम भिन्न है और एकमात्र तरीका जिसके द्वारा लोग चीजों में एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद में रहना है। यह बात यह कहने का मात्र दूसरा तरीका है कि समाज संवाद से ही, वस्तुत संवाद में ही अस्तित्वमान बना रहता है। इसे ठोस बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि लोगों के एक वर्ग का काम करने का तरीका लोगों के दूसरे वर्ग से मेल खाता है। समानांतर गतिविधि समान होने पर भी लोगों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि हिंदुओं में विभिन्न जातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में समानता है। इसके बावजूद विभिन्न जातियों द्वारा समान त्योहारों को समानांतर रूप से मनाए जाने की विधि ने उन्हें एक एकीकृत पूर्णता में ग्रंथित नहीं किया है। इसके लिए जो आवश्यक है वह यह है कि व्यक्ति एक साझा गतिविधि में साझेदारी और हिस्सेदारी करे, ताकि उसमें भी वे ही भावनाएं पैदा हों जो दूसरों को ऊर्जस्वित करती हैं। व्यक्ति को एक साझा गतिविधि में साझीदार या अंशधारी बनाना, ताकि उसे महसूस हो कि उस गतिविधि की सफलता उसकी अपनी सफलता है
और उस गतिविधि की विफलता उसकी अपनी विफलता, यही वह असली चीज है जो लोगों को एक दूसरे से बांधती है और उन्हें एक समाज बनाती है। जाति व्यवस्था साझा गतिविधियों को रोकती है और साझा गतिविधियों को रोककर इसने हिंदुओं को एक समाज बनने से रोका है, जिसका एक ऐक्यबद्ध जीवन हो और जिसमें अपने होने की चेतना हो। 7 समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है। हिंदू प्राय किसी गिरोह या समूह के अलग थलग रहने और दूसरों से दूरी बरतने की शिकायत करते हैं और उन पर समाज विरोधी भावना न रखने का लांछन लगाते हैं, लेकिन वे आराम से भुला देते हैं कि यह समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था का निकृष्टतम लक्षण है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत भरे गीत वैसे ही गाती है जैसे पिछले युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में जर्मन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे। हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिनमें यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जातियों का उद्गम अत्यंत हीन। सह्याद्रीखंड इस प्रकार के साहित्य का एक कुख्यात उदाहरण है। यह समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, यह गहराई में चली गई है और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, कराड़ा ब्राह्मण, पलाशे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है, वह उस समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई देती है और उतनी ही जहरीली है जितनी उनमें तथा अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है जहां एक समूह के अपने खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण अंतर्क्रिया करने से रोक कर देते हैं। इसके पीछे जो मिला हुआ है उसकी रक्षा करने का इरादा होता है। यह समाज विरोधी भावना, अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे से बिलगाव में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे से बिलगाव में। ब्राह्मण का पहला सरोकार गैर ब्राह्मणों के हितों से अपने खास हितों की रक्षा करना होता है और गैर ब्राह्मणों का पहला सरोकार ब्राह्मणों के हितों से अपने हितों की रक्षा करने का। अतएव हिंदू सिर्फ जातियों का समूह नहीं है, वरन वे एक दूसरे से युद्ध करते बहुत से समूह हैं जिनमें से प्रत्येक सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थपूर्ण आदर्श के लिए जीता है। जाति का एक और लक्षण है जो निंदनीय है। आज के अंग्रेजों के पूर्वज वार्स ऑफ रोजेज 44 और क्रॉमवेलियन युद्धों में या तो इस पक्ष की ओर से या उस पक्ष की ओर से लड़े थे, लेकिन जो इस पक्ष से लड़े थे उनके वंशधर विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार का शत्रुभाव और किसी प्रकार का। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।